समन्वय यौगिक का दूसरा क्वेश्चन IUPAC नामकरण पर आधारित है ना। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम आप लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि समन्वय यौगिक में कौन कौन से सिचुएशन होते हैं जिस सिचुएशन के तहत IUPAC नामकरण किया जा सकता है। उतने सारे चीज़ों को बिल्कुल सामान्य और संक्षेप रूप से इस प्रकार से पढ़ना है ताकि क्वेश्चन अगर IUPAC नामकरण पर आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। बस 5 से 7 मिनट में आप इसे आसानी से सीख जाएंगे। जैसे देखिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है AA B CX ... dy, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है जिसमें A जो है वो क्या है, धनात्मक परमाणु है। अब धनात्मक परमाणु के जगह पर क्या क्या हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटासियम हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, विशेष तौर पर एक संयोजकता वाला कोई भी धातु हो सकता है। कभी कभार आपको द्विसंयोजी त्रिसंयोजी भी धातु देखने को मिलेगा, तो उनको जो नाम है वो लिख देना। सिल्वर है तो सिल्वर लिख देना, सोडियम है तो सोडियम लिख देना, अलग से कुछ सोचने की आवश्यकता उसमें नहीं है। ठीक है, और यह किसी भी कॉम्प्लेक्स में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बी का मतलब होता है केंद्रीय परमाणु, ये फिक्स है, होगा ही होगा, इसके बिना कॉम्प्लेक्स का निर्माण संभव नहीं है। CX से लेकर ... अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है लिगेंड, और लिगेंड की बात करें तो लिगेंड भी होगा, लिगेंड के बिना भी कॉम्प्लेक्स पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अगर बातचीत करें तो dy का मतलब क्या है, काउंटर आयन। कौन सा आयन, काउंटर आयन। और काउंटर आयन की बातचीत करें तो काउंटर आयन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों सिचुएशंस है। अब नोमेनक्लेचर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। क्या निकाल लेना है, केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकाल देना है। लिगेंड्स का नामकरण में हम कभी कभार आइडो सफिक्स जोड़ेंगे, आइडो सफिक्स को जोड़ देंगे, और कभी कभार कहीं कहीं पर ओ सफिक्स भी देखने को मिलेगा। तो ये दो तरह के सफिक्स यूज होंगे किसके अंदर, लिगेंड के अंदर। केंद्रीय परमाणु में देखने को मिलेगा एट सफिक्स, लेकिन कंडीशंस है कि कब एट सफिक्स लगेगा और कब एट सफिक्स नहीं लगेगा। एट सफिक्स तभी लगेगा जब एट सफिक्स जोड़ देंगे या जोड़ेंगे यदि काउंटर आयन नहीं हो, यदि काउंटर आयन नहीं हो। भाई ये क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। ठीक है, यदि काउंटर आयन नहीं हो या उदासीन लिगेंड या आयनिक लिगेंड या आयनिक लिगेंड हो, तो इन्हीं दो सिचुएशंस में केंद्रीय परमाणु के साथ 8 लगेगा, अन्यथा कुछ भी कभी भी 8 नहीं लगना। तो अब सीधे तौर पर हम आप लोग जो मूल क्वेश्चन है इन बातों को ध्यान में रख के मूल क्वेश्चन पर चलेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखें। निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखें। अब देखिए हमारे पास कुछ एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, उसका IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है आपके पास K4FeCN6। आप नाम लिखने के लिए जब चलेंगे तो सबसे पहला काम है कि इसका ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट कर लीजिए। इसका ऑक्सीकरण संख्या हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। X ये +1 और ये क्या -1, तो +4 + X -6 = 0, X - 2 = 0, X = कितना +2। ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, ये हमारा आ चुका है। अब इस ऑक्सीडेशन नंबर के साथ हमें नाम लिखना। अब नाम लिखने के क्या नियम रहेंगे उसको थोड़ा समझ लीजिए। नाम में सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, धनात्मक परमाणु को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, धनात्मक परमाणु को। इसकी संख्या 10 गो हो 20 गो हो उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ 4 पोटासियम है फिर भी हम पोटासियम लिखेंगे, हम लिखते चलते हैं पोटासियम। अगर 5 गो पोटासियम रहता तो फिर भी पोटासियम ही लिखते, 6 गो रहता फिर भी पोटासियम लिखते, 2 गो रहता फिर भी पोटासियम लिखते। इसके संख्या को दर्शाने की आवश्यकता
नहीं होती है। किसके? धनात्मक परमाणु। इसके संख्या प्रीफिक्स को नहीं लिखा जाता है, बिना संख्या प्रीफिक्स के ही इसे लिखना है हमेशा। अब जब धनात्मक परमाणु आप लिख देंगे तो धनात्मक परमाणु के बाद किसकी बारी होगी? लिगेंड का। और अगर लिगेंड की संख्या एक से अधिक हो तो अल्फाबेटिकल लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है? अल्फाबेटिकल। लेकिन संख्या प्रीफिक्स के साथ लिगेंड लिखेंगे, किसके साथ? संख्या प्रीफिक्स के साथ। भाई संख्या प्रीफिक्स के साथ लिखना। मान लीजिए कि अगर 2 गो लिगेंड है तो डाई लगाएंगे, 3 गो लिगेंड है तो ट्राई लगाएंगे, 4 गो लिगेंड है तो टेट्रा लगाएंगे ना। 2 के लिए हम क्या लगाते हैं? डाई लगाते हैं। 3 के लिए क्या लगाते हैं? ट्राई लगाते हैं। इस तरीका से हम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे लिगेंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लिगेंड के बाद हम लिखेंगे केंद्रीय परमाणु को। लिगेंड के आफ्टर किसको लिखना है? केंद्रीय परमाणु को लिखना है। और केंद्रीय परमाणु के बगल में ऑक्सीडेशन नंबर भी डालना है उसका। और ये ऑक्सीडेशन नंबर किस में होना चाहिए? रोमन में लिखा हुआ होना चाहिए। किस में लिखा हुआ होना चाहिए? रोमन में। अब केंद्रीय परमाणु के बाद अगर काउंटर आयन है तो काउंटर आयन को लिखेंगे और नहीं है तो छोड़ देंगे। ये काउंटर आयन लास्टली लिखना। काउंटर आयन जैसे मान लीजिए क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन का आयोडाइड, सल्फेट है तो सल्फेट, कार्बोनेट कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट, जो है उसको आपको लिख देना। इसके नाम में भी कोई चेंजेस नहीं है। यानी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है लिगेंड का नाम लिखते समय और केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते समय। बाकी धनात्मक परमाणु का नाम आप जैसे व्यवहारिक तौर पर लिखते आए वैसे ही लिखेंगे। काउंटर आयन का नाम भी जैसे लिखते आए वैसे ही लिखेंगे। काउंटर आयन और धनात्मक परमाणु के नाम में कहीं कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। और धीरे धीरे सब बातों को सीख जाइएगा। जैसे यहाँ पोटासियम में लिख दिया हमने। अब देखिए धनात्मक परमाणु जब लिखा गया तब लिगेंड पर आएंगे। लिगेंड क्या गो है? ये 6 गो है। तो 6 गो लिगेंड का प्रीफिक्स क्या लिख देंगे? हेक्सा। 6 का प्रीफिक्स क्या लिखाएगा? अगर 5 गो रहता तो, 4 गो रहता तो टेट्रा, 3 गो रहता तो ट्राई, ऐसे करके लिखते जाते। हेक्सा साइनाइडो। देखो यहां आइडो हम लगाए, आपका मन आप ओ लगा लीजिए, साइनो लगा लीजिए, ठीक है। तो हेक्सा साइनाइडो। फेरेट। अब एक चीज बताइए, लोहा का जो लैटिन नाम होता है वो क्या होता है? फेरम होता है। क्या होता है? फेरम। अब फेरम को फेरेट क्यों लिखा जा रहा है? फेरेट इसलिए लिखा जा रहा है कि काउंटर आयन नहीं है। क्या नहीं है? काउंटर आयन नहीं है। और काउंटर आयन नहीं है तो 8 लगाएंगे। अच्छा, काउंटर आयन नहीं हो के बावजूद कभी कभी 8 नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? जब हमारा लिगेंड उदासीन हो। जब हमारा लिगेंड क्या हो? उदासीन हो। तो लिगेंड तो उदासीन है नहीं, लिगेंड पर आयन दिख रहा है साफ ही साफ। तो यम को हटाकर, यूएम को हटाकर 8 लगा देंगे और इसको कहेंगे फेरेट। फेरेट के बाद ऑक्सीडेशन नंबर को लिखते हैं और वह भी ऑक्सीडेशन नंबर किस में? रोमन में। ऑक्सीडेशन नंबर को यह चार्ज से फ्री करके लिखते हैं। चार्ज वगैरह इसमें कुछ नहीं डालते, बस सीधा 2 लिख देना। ऐसे करके आप इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं सर, NiCO का होल 4। देखिए इसमें ना तो काउंटर आयन है ना धनात्मक परमाणु है। अब इसका IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट कर लेंगे केंद्रीय परमाणु का, निकेल का। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? कोई भी यौगिक का 0 होगा तो X + 0 गुना 4 = 0। अच्छा, वहां कोबाल्ट दिख रहा है आपको? नहीं, कोबाल्ट कभी भी, यानी धातु जो है कभी भी लिगेंड नहीं हो सकता। धातु क्या नहीं हो सकता? लिगेंड नहीं हो सकता। अगर वहां गलती से भी लिखा है तो उसको कार्बन मोनोऑक्साइड ही समझना है। समझ में आ गई बातें? चलिए देखते हैं। अब ऑक्सीकरण संख्या तो हमें मिल गया, ऑक्सीडेशन नंबर 0। रही बात कि नाम लिखने में सबसे पहले धनात्मक परमाणु को लिखते थे, वो है ही नहीं। वो है तो नहीं है तो छोड़ देंगे, रहेगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। अब देखिए ये 4 है, 4 गो है। 4 मतलब क्या? टेट्रा। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहते हैं? कार्बोनाइल। इसका लिगेंड नाम क्या होता है? कार्बोनाइल। ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का लिगेंड नाम कार्बोनाइल। उसके अलावा फिर आ गया निकेल। कितना निकेल? 0। अच्छा, इस बार 8 नहीं लगाए जबकि काउंटर आयन भी नहीं है। तो हमने तो कहा था कि भाई जब काउंटर आयन नहीं हो तो 8 लगाएंगे। देखिए काउंटर आयन नहीं हो तो 8 तभी लगाएंगे जब यहां पर आयन हो। यहां ये आयन है क्या? नहीं है, ये उदासीन है, न्यूट्रल है, इसलिए 8 लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का पूरा ख्याल रखिए। चलिए तीसरा एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, CONH3 का होल थ्राइस। हाँ सर ऐसा ही है। देखो
इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या इसका 0 हो गया, तो x प्लस 0, 0 क्यों हुआ, अमोनिया है, x प्लस 0 गुना 3, 0 गुना 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या 0, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 0। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सर, इसमें टोटल क्या गो अमोनिया है, 3 गो है, ट्राई, इसको शाखा में लिखते हैं एमीन, लिगेंड नाम इसका क्या लिखा जाता है, एमीन, AMMINE, AMMINE, इस बात का भी ख्याल रखना। और यहाँ क्या है, कोबाल्ट, तो सीधे तौर पर कोबाल्ट 0 लिख देंगे। इस बार भी 8 नहीं लगाएंगे। 8 क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि लिगेंड कैसा है, उदासीन है, लिगेंड कैसा है, उदासीन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन है K2 PtCl6 ऐसा है। इसका यूपेक नाम लिखना हमने कि भाई इसका यूपेक नाम क्या लिखाएगा, x प्लस 1 माइनस 1, देखो तो प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 1 गुना 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस 4। यानी यहाँ पर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्लस 4 आ चुका है। अब हमने इसका आईयूपेक नाम लिखना, क्या इसमें धनात्मक परमाणु है, क्या है, पोटासियम है, दूगो है, लेकिन उसके संख्या से कोई लेना देना नहीं है, सीधे तौर पर हम क्या लिख देंगे, पोटेशियम। अब उसके बाद आइए लिगेंड के संख्या पर, क्या गो लिगेंड है, 6 गो, हेक्सा, क्लोरो या क्लोराइडो जो मर्जी करें लिख दो, क्लोराइडो लिख दो, क्लोरो लिख दो। अब उसके बाद केंद्रीय परमाणु पर तो प्लेटिनेट लखन, इस बार 8 लगाना है, प्लेटिनम में ना UM हटाकर क्या लगा दिए हैं, 8 लगा दिए, क्यों, क्योंकि काउंटर आयन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जो लिगेंड है वह लिगेंड भी उदासीन नहीं है, आयनिक है, तो 8 लगाना पड़ेगा, प्लेटिनेट, ऐसा हम कर देंगे, प्लेटिनेट लगा देंगे। और बगल में रोमन अंकों में उसका क्या डाल देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट डाल देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिख डालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है सर, FeCN का होल 6 का होल थ्राइस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अद्भुत है, थोड़ा अच्छा भी है, ध्यान से देखिए। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। यहां पर इसका चार्ज जो होगा वो जो होल में लगा होगा ना वही इसका चार्ज होगा, इसी का चार्ज वहां पर गया है, तो इसका चार्ज हो गया +3, इसका चार्ज हो गया -1, 4 दिया कितना 12 प्लस देखिए Fe का होल थ्राइस 3x माइनस 6 3 18 इज इक्वल टू कितना 0। सो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू +6, x इज इक्वल टू +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमें मिल गया, कितना मिल गया भाई, +2 मिल गया। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिल गया, +2। अब इसको नॉमिनेट करना, नाम लिखना, तो नाम लिखते समय क्या लिखेंगे इसको, अब इसको आयरन लिख देंगे या फेरम लिख देंगे, फेरस या फेरेट नहीं लिख सकते, तो सिंपल सबसे अच्छा फेरम लिखने से भी अच्छा क्या है, आयरन लिख दीजिए, आयरन। अब यहाँ एक चीज का और ख्याल रखिएगा कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब 1 होता था धनात्मक परमाणु का तो हम नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से अलग है। जब कभी भी धनात्मक परमाणु का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से अलग होगा तो वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको रोमन में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आयरन 3 लिखना पड़ रहा है, कितना लिखना पड़ रहा है, आयरन 3। हमने आयरन 3 लिख दिया। अब आ जाएंगे लिगेंड्स पर, क्या वो लिगेंड है 6 गो, हेक्सा साइनाइडो, साइनो से भी काम चला सकते हैं, हाँ हेक्सा साइनाइडो। उसके बाद आओ फेरेट, कितना फेरेट 2 फेरेट, फेरेट 2, बस खत्म कहानी, सिंपल। एक और है, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर उसको डिस्कस करेंगे। नंबर 6 हमने ले लिया सर Cu NH3 का होल 4 इंटू Cl2। तो सबसे पहला काम कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो, x 0 -1, तो x + 0 गुना 4 -2 बराबर 0, x -2 बराबर 0, x बराबर +2। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया सर। धनात्मक परमाणु है नहीं तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लिगेंड से। लिगेंड क्या गो है, 4 गो है, टेट्रा, क्या है लिगेंड, एमीन, टेट्रा एमीन। अब देखो ये यहां पर काउंटर आयन भी है तो सीधा हम लिख देंगे कॉपर, भाई कितना कॉपर 2 कॉपर, और क्लोराइड तो
क्लोराइड। यही क्लोरीन अगर लिगेंड के जगह पर होता था तो क्लोराइडो लिखाता था, और काउंटर आयन के जगह पर है तो क्लोराइड लिखा जा रहा है। इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बाद हम लोग चलेंगे कहां पर, लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो लघु उत्तरीय प्रश्न कुछ एक लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लेने वाले हैं आज का, इडीटा क्या है। EDTA, इडीटा क्या है। आंसर को लिखना कैसे, इसके फुल फॉर्म के साथ, जब कभी भी शॉर्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन आए तो उसके फुल फॉर्म के साथ उसको लिखिए। लिखिए इडीटा, EDTA, इडीटा अर्थात इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, टेट्रा एसीटेट आयन एक हेक्सादंतूर लिगेंड है, एक हेक्सादंतूर लिगेंड है जिसमें 2 नाइट्रोजन एवं 4 ऑक्सीजन दाता परमाणु, 4 ऑक्सीजन दाता परमाणु उपस्थित रहता है। भाई ये एक शानदार सा पॉइंट है। इडीटा क्या है, तो इडीटा ये है। अब इस इडीटा को बनाना कैसे है, इसके स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड N। अब इससे भी 2 एसीटेट, इससे भी 2 एसीटेट, टोटल मिला के 4 एसीटेट आयन जोड़ देना है। तो यहाँ हो जाएगा CH2COO-, फिर यहाँ हो जाएगा CH2COO-, फिर हो जाएगा सर CH2COO-। इसी का नाम है इडीटा। क्वेश्चन नंबर 2, उपसह संयोजी संख्या या समन्वय संख्या किसे कहते हैं। उपसह संयोजी संख्या या समन्वय संख्या किसे कहते हैं। सो लिखिए, किसी जटिल यौगिक या आयन में केंद्रीय परमाणु से संयोजित होने वाले लिगेंड परमाणुओं के संख्या को समन्वय संख्या या उपसह संयोजी संख्या कहते हैं। इसे संक्षेप में Cl लिखा जाता है। इसे संक्षेप में Cl लिखा जाता है, अर्थात Cn बराबर लिगेंड की संख्या, क्या गो लिगेंड है, 5 गो है तो 5, 10 गो है तो 10,
गुना लिगेंड का दंतूर क्या है, यानी एगो लिगेंड के पास क्या गो दाता परमाणु है गुना दंतूर। इस बेसिस पे हम आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत आवश्यक टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब प्रॉपर यदि इस पर एग्जांपल मैं डिस्कस करूं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं K4 FeCN का होल 6, हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं, CN कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैं एक बात यहाँ पर आपको बतला दूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या यानी उपसह संयोजी संख्या जब आप याद कर रहे होते हैं तो बड़ी ब्रैकेट के बाहर क्या है, मतलब काउंटर आयन कौन है, धनात्मक परमाणु कौन है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल किस बात से लेना देना है कि केंद्रीय परमाणु से कौन कौन लिगेंड जुट रहा है, यानी ब्रैकेट के अंदर कौन कौन है, केवल इसी बात से लेना देना है। तो देखिए इससे क्या गो लिगेंड जुट रहा है, 6 गो, लिगेंड की संख्या 6 हो गया। और कल के क्लास में, पिछले लेक्चर में आपने देखा कि कौन एकल लिगेंड है, एक दंतुर लिगेंड है, कौन द्विदंतुर लिगेंड है, कौन त्रिदंतुर लिगेंड है, बाइडेंटेट, मोनोडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ये सब चीजें आपने देख रखा है। तो ये एग्जांपल आया था एक दंतुर लिगेंड में, तो हम कितना से गुना कर देंगे, 1 से। दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल से आपका मुलाकात करवाता हूं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ K4 NiEN का होल ट्वाइस, उसके बाद लिखा हुआ है SO4, ऐसा लिखा हुआ, या चलिए SO4 को हटाकर हम लिख लेते हैं Cl2 लिखा हुआ है, और फिर से लिखा हुआ है SO4 का होल ट्वाइस, ऐसा करके। अभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है। इसमें सब कुछ है सर, धनात्मक परमाणु भी है, काउंटर आयन भी है, लेकिन इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल और केवल लिगेंड से लेना देना है। तो देखिए निकेल से क्या गो ईएन जुट रहा है, 2 गो। ईएन मतलब इथेन 1,2-डायमीन, ये द्विदंतुर लिगेंड था। कैसा दंतुर था, तो 2 से गुना कर देंगे। नए लिगेंड्स में चलेंगे उससे पहले क्या डालेंगे, प्लस। नए का लिगेंड भी क्या गो है, 2 गो है। और ये क्लोरीन है, कौन सा दंतुर था, एक दंतुर था। तो 2 दूना 4 प्लस 2 बराबर कितना, 6। आप ऐसे करके कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन है सर प्राथमिक एवं द्वितीयक संयोजकता में अंतर स्पष्ट करें, में अंतर स्पष्ट करें। सर सबसे पहले हमें ये तो समझ में आना चाहिए कि भाई प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता है क्या। तो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा कि ऑक्सीकरण संख्या को प्राथमिक संयोजकता और समन्वय संख्या को द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। ये किस टॉपिक में पढ़ा आपने, तो बर्नर के उपसह संयोजी सिद्धांत में। तो यहाँ हम लिख लेंगे सबसे पहले कि वही बात कि प्राथमिक एवं द्वितीयक संयोजकता में महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित है। एक तरफ हम प्राथमिक संयोजकता कर देंगे, प्राथमिक संयोजकता कर देंगे, और दूसरी तरफ हम कर लेंगे सर कौन सा संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता कर देंगे। अब बारी बारी से एक एक पॉइंट के अकॉर्डिंग टू दोनों में डिफरेंट करते चलेंगे कि प्राथमिक और द्वितीयक में क्या डिफरेंट है, क्या कॉमन अंतर है। तो सबसे पहला बात कि ऑक्सीकरण संख्या को प्राथमिक संयोजकता कहते हैं। ठीक है, कुछ लंबा बात है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। द्वितीयक संयोजकता की बात करें तो हम लिख सकते हैं समन्वय संख्या को द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। ठीक है, समन्वय संख्या को द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। दूसरा पॉइंट में आइए, प्राथमिक संयोजकता अगर प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो प्राथमिक संयोजकता
आयनिक होता है, मतलब इस पर आवेश अवेलेबल रहता है। अगर द्वितीयक संयोजकता की बात करें, द्वितीयक संयोजकता, भाई ये क्या है, द्वितीयक संयोजकता अनआयनिक होता है। अनआयनिक मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखें। तीसरा पॉइंट पर अगर हम आए तो यह लिगेंड के आयन द्वारा, यह लिगेंड के आयन द्वारा संतुष्ट होता है, संतुष्ट होता है। अगर इसकी बातचीत करें तो यह लिगेंड के दंतुर द्वारा संतुष्ट होता है। ये दोनों में मेजर डिफरेंट है किसके अंदर सर, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता के अंदर। एक ऐसा एग्जांपल लेना है जिसमें दोनों काम कर देना है, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम उठाकर लेते हैं, K4FeCN का होल 6। अगर इसका हम प्राइमरी वैलेंसी कैलकुलेट करना चाहें कि इसका प्राइमरी वैलेंसी क्या है, प्राथमिक संयोजकता क्या है, तो देखिए x मान लेते हैं, पोटासियम +1 साइनाइड -1, तो +4 + x -6 = 0, x = +2। यहाँ पर इसका प्राथमिक संयोजकता +2 आ गया। लेकिन अब अगर हम बात करें द्वितीयक संयोजकता की, इसी एग्जाम्पल्स में सेम एग्जाम्पल लेते हैं K4FeCN, तो इसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना होगा। और इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कैलकुलेट कर लेंगे, देख लीजिए। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर Fe, इससे 6 गो लिगेंड जुड़ल है, दंतुर 1 है तो 6, तो दोनों का वैल्यू हमेशा अलग अलग आता है। कभी कभार जब मान लीजिए 0-0 का सिचुएशन होगा तो वो अलग बात है, लेकिन हमेशा प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता कभी सेम नहीं होता, दोनों डिफरेंट होता है। आज के लेक्चर में यहीं तक। इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर और अंतिम लेक्चर कल आ जाएगा। कल हम लोग अंतिम लेक्चर के साथ इस चैप्टर को समाप्त